अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या आज आप आए? थैंक यू आरजू जी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। आप लोग सर के यूट्यूब चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। सर के वीडियोस होते हैं और उसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया होता है। तो अगर किसी को कोई ख़ास जो है पॉलिटिकल व्यू समझना हो तो आप वहाँ जाकर भी उनका वीडियो सुन सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। सबसे पहले सर हम बात करेंगे भारत की, और जिस तरह से अभी पाकिस्तान में भी इलेक्शन का एक शोर है और कहा जा रहा है कि इस साल इलेक्शन होंगे, इसी तरह से भारत में भी कहा जा रहा है नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस का बताया जा रहा है। दोनों जगह की अगर हम गवर्नमेंट्स को देखें इस वक्त, आपके ख्याल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इलेक्शन को लेके आगे चल रही है और जाना नहीं चाह रही मगर जाना तो खैर पड़ेगा, उसको आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए? और भारत में क्या लग रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अगली बार भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें कोई टफ कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा? पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, बिकॉज देयर इज नॉट मच टू टॉक। मेरे ख्याल से जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट है, दे आर रियलाइजिंग के उनसे गलती हो गई कि उन्होंने इमरान खान को बहुत गलत वक्त पर हीरो बना दिया। सो अब पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने बुरे हैं, वेदर दे लाइक इट और नॉट, दे आर गोइंग टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। अब ये तकरीबन 1 साल से ज़्यादा इनकी हुकूमत हो गई है, एंड दे हैव नॉट, मतलब कोई पॉजिटिव आप अचीवमेंट नहीं बता सकते इस गवर्नमेंट का। यू नो, द वे दे हैंडल फ्लड्स, आप देख रहे हैं फ्लड्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। उसका तो जिक्र भी मुझे सुनने में नहीं आता कि पॉलिसी मेकर्स आर डिस्कसिंग और नॉट। लेकिन जो लोगों पे असर हुआ है ना, दे आर गोइंग टू बी वेरी अनहैप्पी कि भाई उनके घर चले गए, उनकी इनकम चले गई वगैरह। तो पब्लिक में एक रिजेंटमेंट होता है और उससे क्या होता है, एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है। मतलब अगर आप उनसे इंटरव्यू लेंगे तो शायद वो आपको कोई ऐसा कोहेरेंट जवाब नहीं दे सकते कि वो खुश क्यों नहीं है और क्यों नहीं। लेकिन जब वोट का वक्त आता है, अगर वो वोट डालें तो दे यूजुअली वोट फॉर चेंज, बिकॉज उनको तब्दीली चाहिए, उनको अपनी हालात बेहतर चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जिससे आईएमएफ को ले लें या जो डॉलर का जो डेफिसिट है आपके पास, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशन वगैरह, ये नए प्रॉब्लम्स नहीं है, दे वर ऑलरेडी देयर। इसलिए आप 2019 में यू वेंट टू आईएमएफ, मतलब आप ऑलरेडी आईएमएफ को चले गए थे 2019 से। ये चल रहा है 2019 से चल रहा है। तो पीडीएम वालों ने, आई डोंट थिंक दे थॉट इट थ्रू कि भाई दे शुड हैव डन एन असेसमेंट कि क्या गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स है, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 18 महीने में या जो भी उनको वक्त मिला। तो अब अक्टूबर में आपके कॉन्स्टिट्यूशनली आपका इलेक्शन तो अक्टूबर में होना चाहिए इस साल का। अब वो कोई बहाना, मेरे ख्याल से वो टीटीपी के ऊपर जो वो जंग कर रहे हैं, शायद उस बहाने से वो इलेक्शन पोस्टपोन करेंगे। लेकिन कितना पोस्टपोन करेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल? और दे और वो जंग के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बाद इलाकों में देयर विल बी लॉट ऑफ एंगर अगेंस्ट द पाकिस्तानी मिलिट्री। अगर एक्चुअली अगर वो करते हैं ऑपरेशंस, तो देयर विल बी पीपल हु विल बी वेरी अपसेट। सो आई डोंट थिंक in the near future PDM will have something to show to the public कि we did this, please vote for us। तो उन्होंने inadvertently इमरान खान की जो failed performance थी उसको इरेज कर दिया। वरना अगर इमरान खान 5 साल तक रहते तो मेरे ख्याल से ये सारे प्रॉब्लम्स इमरान खान को झेलना पड़ता। देयर आर नो आंसर्स टू इट, एंड आई हैव अ फीलिंग कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इमरान खान वुड हैव हैड मोर डिफिकल्टी इन डीलिंग विद इट बिकॉज द वेस्ट वुड नॉट टॉक टू हिम। फिर वो कहाँ जाते, राइट? ना एमबीएस के पास जा सकते, उनको तो गालियां देके छोड़ दी हैं, फिर ना इधर जा सकते हैं। सो ही वुड देन, वो अक्टूबर में आराम से 5 साल के लिए जीत सकती थी पीडीएम इलेक्शंस इफ दे हैड नॉट डन दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भी चीज हुआ है। तो मुझे लगता है कि जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, द क्वेश्चन इज विल दे हैव एन इलेक्शन, एंड इफ दे हैव अ फेयर इलेक्शन, मेरे ख्याल से इमरान खान जीत जाएंगे। एंड इफ दे डोंट हैव अ फेयर इलेक्शन, देन इमरान खान विल लूज, एंड देन ही विल स्टार्ट दिस ऑल ओवर अगेन, करके इलेक्शन फेयर नहीं है। सर
जी। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान को जो लेकर आए थे यानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, एजेंसीज के लोग, आ, वो लोग अभी भी हैं। मतलब ये जरूर है कि दो ग्रुप्स हो गए हैं, कि इमरान खान के फेवर में और एक नहीं है। मगर कहा यह जाता है, बहुत से लोगों का ये कहना है, आई डोंट नो कहाँ तक सही है, कि इमरान खान को हटाया गया है क्योंकि इनसे कोई चीज हैंडल नहीं हो रही थी और लोग अब इनके ऊपर बोलने लग गए थे। तो उनके लिए बेहतर यही था कि इनको हटा दिया जाए और इनके उस सब जो काम बिगड़ा हुआ था उसके ऊपर किसी और को लाके बिठाए, तो इमरान खान ऑटोमेटिकली हीरो बन जाएंगे, जो कि वो अभी तक बन चुके हैं। और अब जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तो वो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल तरीके से दोबारा इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप पे पहुंचेंगे। आपका ख्याल ऐसा हो सकता है? पॉसिबल? इफ यू हैव अ फेयर इलेक्शन इन अक्टूबर, इमरान खान विल विन, इसमें कोई हम्म। शक की बात नहीं है। अब फिर आर्मी पता नहीं मिलिट्री क्या करती है, वेदर दे रिग द इलेक्शन और नॉट। लेकिन अगर आप वो कंस्पिरेसी थ्योरी की लॉजिक फॉलो करें एंड हम्म। इमरान खान डज कम बैक विद अ बिग मैंडेट, लेट्स से कि 50-60% आ जाते हैं उनको सीटें एंड इज इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, तो मेरे ख्याल से वो फौज की ऐसी की तैसी कर देंगे। He's not going to play ball with the army. He will try to reform the army. He wants the army to be his, मतलब वो चाहते हैं कि आर्मी उनका नौकर हो बनिस्बत है कि वो उनका आर्मी का नौकर हो। सो दैट इज द थिंग। डू यू सो थिंक इट्स पॉसिबल इन पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो, आर्मी बट का डू यू चक्कर ये थिंक? है कि आई मीन उनको निकाला इसलिए गया कि ही वाज परस्यूइंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना, वो मतलब वो एंटी अमेरिकन जो हो गए थे, वो आर्मी नहीं चाहती थी, राइट? सो ही वाज डूइंग थिंग्स लास्ट टाइम इटसेल्फ व्हिच द आर्मी वाज अनहैप्पी। लेकिन अगर अब हालांकि उनके पास कोई ऐसा मेजॉरिटी मैंडेट नहीं था, आर्मी ने मैनिपुलेट करके उनको बना दिया था। लेकिन अगर वो मैंडेट के साथ आ जाते हैं, दिस मैन इज ए मेगालोमेनियाक, वो मेरे ख्याल से नहीं सुनेगा फौज की। ही माइट इवन चेंज, आई डोंट नो व्हाट ही माइट डू। तो आर्मी के लिए दिस इज ए, वो कहते हैं ना, कैच 22 सिचुएशन है कि इसको बनाए ना बनाए तो भी प्रॉब्लम है, बनाए तो भी प्रॉब्लम उनका। सो दैट इज वेयर दे आर विद इमरान खान। और वो करप्शन के चार्जेस वगैरह कोर्ट्स इतनी इलेजिटिमेट हो गई है पाकिस्तान की जुडिशरी के, कोई यकीन भी नहीं करेगा इवन इफ देयर इज अ जेन्युइन केस जिसके बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए या जेल भेजा जाए, ही जस्ट बिकम अ मार्टर एंड अ हीरो। इंडिया के इलेक्शंस आर मच मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि इंडिया का जो लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था, इट इज वेरी क्लियर कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मोदी एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव टू भारतीय जनता पार्टी एट द नेशनल लेवल। सो अगर आप नेशनल इलेक्शन देखें, देयर इज नोबडी। कांग्रेस की जो करंट प्रेसिडेंट साहब हैं तो मल्लिकार्जुन, वो तो आई डोंट नो वो क्या करते हैं, वो टेडी बेयर की तरह हैं बड़े से। ही इज नॉट डू एनीथिंग। और राहुल गांधी का स्टेटस तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है एंड शशि थरूर अपेरेंटली इज नॉट वेरी पॉपुलर इन द नॉर्थ, साउथ के बाहर उनकी चलती नहीं है। सो कांग्रेस डज नॉट हैव समबडी हु कैन स्टैंड अप टू मोदी। मतलब इंडिया में वो डिबेट का कल्चर डायरेक्ट तो नहीं है, बट जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे हैं, जिस तरह से मोदी क्राउड्स अट्रैक्ट करते हैं ऑन द नेशनल लेवल, वो इवन इन एरियाज जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है, मोदी विल गेट अ ह्यूज क्राउड। और दूसरी चीज ये हो गया है सेकंड टर्म में बीजेपी के, आई थिंक दैट बीजेपी हैज बिकम बिगर, मोदी हैज बिकम बिगर देन बीजेपी एंड बिगर देन आरएसएस। मैं कभी मेरे साथ लोग बहस करते हैं यूट्यूब पे या ट्विटर, और मुझे ऐसा लगता है कि दे आर कंफ्यूजिंग मोदी एंड इंडिया। उनके दिमाग में मोदी और इंडिया एक हो गए। सो ही हैज अचीव्ड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट एंड पॉपुलैरिटी इन इंडिया, but that does not necessarily mean कि they are going to sweep the election. Majority डिबेट ये हो रहा है कि मेजोरिटी आएगी या कोalition की गवर्नमेंट फॉर्म करनी। कोलेशन गवर्नमेंट, राइट? मैं ये भी सुन रहा था अभी, मुझे बड़ी हैरत हुई कि कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में शायद कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा, अग्रीमेंट, बिकॉज the Congress people feel that Mamata Banerjee might keep the option open of joining the BJP in government at the national stage अगर BJP को coalition की जरूरत पड़ती है। So that to me was quite surprising. I don't know how legitimate वो perspective है, but जहाँ तक के नेशनल इलेक्शंस का सवाल है, वो एक ही सवाल है, will BJP win an absolute majority or will it come in with a coalition? इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई, इट इज बिकम ऑन द नेशनल लेवल वन पार्टी स्टेट विच इज बीजेपी,
जो कंपटीशन आ रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 2019 में बीजेपी को सिर्फ 37% ऑफ द वोट मिला, बाकी का जो वोट था, मतलब 3 में से 1 बंदा बीजेपी को वोट डाल रहा है, 2 बंदे बीजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं, बट दे आर नॉट सही। वोटिंग फॉर कांग्रेस, दे आर नॉट वोटिंग फॉर वन पार्टी, दे आर वोटिंग फॉर देयर लोकल रीजनल पार्टी। तो अगर आप साउथ में देखें, कर्नाटक के अलावा कहीं भी बीजेपी का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, तेलंगाना में कोई और है, इस तरह से। So I have a feeling that you will see the same thing. Regional parties will get members parliament में 5, 10, 15, 20 ऐसा, और कांग्रेस का बोल भी नहीं सकते, कांग्रेस might even end up with 0, who knows। मतलब 2-3 चीजें तो हैं, साउथ में जीत जाएंगे शशि थरूर, if Rahul Gandhi runs for election, if he's allowed to run, he might also win। साउथ में थोड़े सेफ सीट्स हैं, so it should, I hope के सेफली हो जाए इलेक्शन विदाउट टू मच ऑफ गड़बड़, ये वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होते हैं इंडिया में इलेक्शन को लेकर, स्पेशली नैरेटिव बाजी वगैरह। आई होप कोई ऐसा कम्युनल वायलेंस वगैरह की ना हो, बेसिकली सिंपल इलेक्शन सीधे साधा हो जाए, जल्दी हो जाए। बट इट इज गोइंग टू बी, अभी कैंपेन सीजन शुरू हो रहा है। अमित शाह ने बिहार में जाके एक तकरीर की, तो यू कैन सी दैट इट कैंपेन मोड में आ चुके हैं वो। जो चाइना के बारे में भी उन्होंने कहा, अमित शाह साहब ने, China is going to be a big issue. China, मतलब कांग्रेस जो है, रीजनल पार्टीज probably will not talk about foreign policy। वो अपने लोकल, इंडिया का जो डोमेस्टिक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 7-7.5% के ऊपर है, तो उस पे ज्यादा तवज्जो। बात जगह काफी बुरी तरह, आपको पता है कि वो मिलिट्री रिक्रूटमेंट, शायद अग्निपथ जो पैथर था, उसके काफी प्रोटेस्ट हुए थे। फिर देर आर ऑल्सो कुछ सिविल गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर की जॉब्स के बारे में भी रिडक्शन हो गया है, रेलवेज, इस तरह की जो जॉब्स हैं, पीपल आर अनहैप्पी, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। मैं भी करेंटली एक किताब पढ़ रहा हूँ का, एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका नाम है अशोका मोदी, और वो IMF के इकोनॉमिस्ट थे कई साल, इज वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट। उन्होंने किताब लिखी कि इंडिया इज ब्रोकन, इंडियन इकोनॉमी की वो क्रिटिसिज्म काफी की हैं, वो पढ़ रहा हूँ मैं, होपफुली नेक्स्ट वीक तक। काफी इतनी मोटी किताब है, इट विल टेक अ कपल ऑफ वीक्स। सो देयर आर सम इश्यूज ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट, जॉब्स को लेकर, और लेडीज के भी अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई हो चुकी है इंडिया में। तो हमारे पास अमेरिका में एक इंडेक्स होता है, उसे कहते हैं मिजरी इंडेक्स। तो अगर आप इन्फ्लेशन को ले लें और अनएम्प्लॉयमेंट को ले लें, ये 2 चीजों को अगर आप ऐड करें, एंड इफ इट इज मोर देन 10, तो इनकम्बेंट हार जाता है यूजुअली। तो अगर आप 2024 के शुरू में अगर 5-6 महीने तक मिजरी इंडेक्स 10 के ऊपर है, तो आई कैन गारंटी यू बाइडेन विल लूज। डजंट मैटर क्या इश्यू, क्योंकि पब्लिक को जानते नहीं। आप रोज जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गैस खरीद रहे हैं महंगा है, दूध खरीद रहे हैं महंगा। आपको पता है पिछले 5-6 महीने से मेरी बेगम इतनी परेशान है कि स्किम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है डेलावेयर। इट्स इरिटेटिंग, प्राइस इज आल्सो हाई। तो उतना ज्यादा इरिटेट नहीं होता, लेकिन समटाइम्स इट्स इरिटेटिंग फॉर हर टू गो फ्रॉम, अच्छा यहाँ नहीं मिला तो फिर दूसरे जगह आ जाए तीसरा। तो ये जो रोजमर्रा ये जो नाखुशगवारी जो पैदा हो जाती है ना, रिजेंटमेंट, उससे क्या होता है कि आप एंटी इनकम्बेंट हो जाते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी इज अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया में दूसरी चीजें भी बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस होती हैं, सिंबॉलिक, जैसा राम मंदिर है। सो बीजेपी विल हैव ये अचीवमेंट, ना कि हमने राम मंदिर बनवाना शुरू कर दी, दे आर होपिंग कि वो जनवरी तक बन जाएगी 2000 इलेक्शन से पहले, फिर ये कहेंगे हमने 370 को भी रिपील कर दिया। तो दीज आर अचीवमेंट्स, राइट। आपके पास नौकरी हो ना हो, आइडियोलॉजिकल रीजंस के लिए शायद आप वोट भी डाल दें बीजेपी को। सो देयर आर कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर आर इकोनॉमिक फैक्टर्स। अमेरिका में भी फॉर एग्जांपल एबॉर्शन का चलता है, गन कंट्रोल, ये सोशल वैल्यूज हैं, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और हेल्थ केयर आर दीज इकोनॉमिक इश्यूज। तो जिन पे इकोनॉमिक इश्यूज का ज्यादा असर होता है वो दे वोट
ए डिफरेंट वे। जिनके पास से फाइनेंशियली साउंड हो वो कल्चरल चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अगर लोगों के पास जॉब्स नहीं है या लोगों को चीज़ें महंगी लग रही हैं और मिल नहीं रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का भी जो है वो कहीं ना कहीं होता है, रोल होता है कि अगर जैसे भारत की कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो कोई भी अगर गवर्नमेंट होगी तो क्या वो सब लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी? तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। जितना जितना चीजें बना सकते हैं लोग या जितना प्रोवाइड कर सकते हैं उससे ज्यादा कैसे करें? जॉब जितनी है उतनी है। अगर एक जॉब है और उसके ऊपर आप 100 लोगों को खड़ा कर देंगे तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? आई मीन दिस इज क्वाइट पजल है ना। इंडिया इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक। चाइना की तरह वो वन वन चाइल्ड पॉलिसी ऐसा इम्पोज तो नहीं कर सकती। और आप देख रहे हैं कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से काफी नुकसान हो गया है एंड दे आर रिग्रेटिंग इट। पॉपुलेशन बूढ़ी हो गई है और उनको सपोर्ट करने के लिए वर्कर्स की कमी पड़ रही है चाइना। आपको मुझे आपको हैरत होगी कि आई एक्चुअली सस्पेक्ट कि चाइना माइट बिकम ए कंट्री दैट टेक्स इमिग्रेंट्स इन द नियर फ्यूचर। उनके पास वर्कर्स ना होंगे और हेल्थ केयर इम्प्रूव हो गया है तो लोग सर मर ही नहीं रहे हैं, 80-90 साल तक जा रहे हैं, वो स्टेट पे बर्डन बन वो जाते तो सही है, लेकिन सर टू चाइल्ड पॉलिसी भी अपनाई जा सकती है क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो मुस्लिम्स के ही होते हैं। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में 4-6 से पहले कोई रुकता ही नहीं है, तो वो हैं। वाली बात है। द गैप बहुत तेजी से कम हो रहा है मुस्लिम और इंडियन हिंदू में इंडिया में। एंड अगर आप सेंसस के रिपोर्ट्स वगैरह देखें, द गैप इज रिड्यूसिंग वेरी फास्ट। इनफैक्ट द रेट ऑफ चाइल्ड बर्थ मुसलमानों की ज्यादा है अभी भी, बट इट इज गोइंग लो। लेकिन अगर आप एजुकेशनल लेवल्स पे अगर अलग करें लोगों को, सो फॉर एग्जांपल सिर्फ 3 या 3.5% मुसलमान हाई स्कूल के बाद अपर एजुकेशन में जाते हैं, यानी डिग्री वगैरह। तो तकरीबन 97-96% लोग आर नॉट कॉलेज एजुकेटेड। सो देर इज ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी क्लास को अगर आप लेते हैं, मेरी इंजीनियरिंग की क्लास को, तो मेरे इंजीनियरिंग क्लास के जितने भी लोगों के बच्चे हैं वो मेरे बच्चों से 5-6-7 साल बड़े हैं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करके जॉब पे लगे, शादियां कर ली, बच्चे कर ली। मैं फिर 2 मास्टर्स किए, फिर पीएचडी भी की। और पीएचडी का लंबा दौरान होता है, 5-6 साल लगते हैं बेगम के साथ। एंड फिर वी आर इन अ फॉरेन कंट्री, सो वी हैड किड्स मतलब शादी के 7-8 साल के बाद, राइट। तो जो बट यू कैन सी द डिफरेंस। मेरी क्लास में जो बैचलर्स डिग्री किए हुए हैं खाली उनके बच्चे वो नाना दादा बन गए, और जो पीएचडी और मास्टर्स करे हुए हैं उनके बच्चे आर डेफिनेटली यंगर। सो एजुकेशन का भी डायरेक्ट कोरिलेशन होता है बोथ इन नंबर ऑफ किड्स। अब क्योंकि आप 30s में, मिड 30s में अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू गो एंड हैव 4-5 आप 2 पे ही रुक जाते हैं। द यंगर पीपल हु टेंड टू हैव 3 किड्स। सो एजुकेशन का भी एक रोल है इन पॉपुलेशन कंट्रोल। बट आजकल मैं इंडिया में आई हैव नॉट किसी से, आपने कभी सुना है नरेंद्र मोदी टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल करें या पॉपुलेशन की बात? नोबडी सीम्स टू बी वरीड अबाउट पॉपुलेशन। इनफैक्ट समटाइम्स वो बड़े फखर से कहते हैं कि हम 1400 करोड़ और 140 करोड़ हैं, वी आर द। फिर ये सब बोलने को मिलता है ना कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पता नहीं है। सर, आई डोंट नो सर, इतने पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात क्यों नहीं होती जबकि होनी चाहिए हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। क्योंकि हमारे यहाँ भी इवन जो आपके पास पाकिस्तानी तो बहुत अमेरिका ज्यादा। और इंग्लैंड इंग्लैंड और अमेरिका जो पाकिस्तानी चले गए उनके भी 4 से कम बच्चे नहीं है। हमारे तो एक रिलेटिव ऐसे भी रहे हैं जिनके 16 बच्चे थे, उसके बाद भी उन्होंने एक और अडॉप्ट कर लिया, उनको 16 भी कम लग रहे थे। तो यहाँ पे तो ये भी होता है। आई डोंट नो व्हाट इट इज के कई पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ मैं, 2-2 पीएचडीज हैं फैमिली में, मियाँ बीवी दोनों, फिर भी बच्चे 3-4 हैं, 4-5 भी हो सकते हैं। सो दैट इज ट्रू। बट यहाँ पे इनके पास पैसा भी है ना, they have money, so they can provide education for these people and they can send all of them to college. So that is not that big a problem because they all become very productive. फिर अमेरिका को इमिग्रेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर डोमेस्टिक।
देखिए, अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है तो कंज्यूमर्स को ग्रो करना पड़ता है, उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ की जरूरत है। एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू ग्रो इट्स पॉपुलेशन, लेकिन फैमिली लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, इन ऑर्डर टू हैव ए क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप कम बच्चे करते हैं। मैं यकीन कर सकता हूँ कि मैं आई हैव डन द मैथ ऑन दिस, कि अगर मेरे 4 बच्चे होते तो आई वुडंट हैव गिवन द काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मैं अपने बच्चों को दिया, बिकॉज दे वर टू, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, बट वक्त के बाद आपके पास जॉब के यहाँ बाद तो आप। खैर इस्लामिक कंट्री में तो सर सीन ही कुछ और होता है। यहाँ तो मौलवी भी बात नहीं करने देते। यहाँ तो कहते नहीं नहीं, ये जी ये गलत है, नहीं मना करना चाहिए। गवर्नमेंट ने 1-2 बार स्टार्ट लिया, वो बच्चे 2 ही अच्छे, और जिनसे जो कमर्शियल कर रहे थे, जो एक्टर, उनका इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा, सर आपके आप कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा 5। मैंने कहा आप कमर्शियल में तो आप कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे हैं, वो कह लेंगे हाँ, उनमें से 2 ही अच्छे हैं। तो वो वाली बात जो है ना सर हो जाती है। नहीं, अगर आप बांग्लादेश की मिसाल लें तो बांग्लादेश हैज बीन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बर्थ कंट्रोल ना। हम्म। हम्म। आपके सुनने वालों को कहूंगा कि ये चीज गूगल करके देखें, हदीस हम्म। coitus interruptus करके क्लास, हम्म। coitus interruptus। हम्म। तो बेसिकली अब मैं क्या, अभी जो सबसे बड़ी मुल्क है इंडिया है, उसके बाद चाइना है, बोथ आर अबाउट मतलब 140 करोड़ 130 करोड़। उसके बाद अमेरिका आता है जो 3.5 करोड़ 33, मतलब वी आर 330 मिलियन, राइट। तो थर्ड प्लेस पर है। फोर्थ प्लेस पर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान आ जाता है फिफ्थ प्लेस पर। आइंदा 10-15 साल में या 20-25 साल में यू विल बिकम द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री विथ नियरली 500 मिलियन, डबल हो जाएगा आपका पॉपुलेशन। हम्म। आई डोंट नो कैसा रहेंगे लोग। नेचुरल रिसोर्स पे, जमीन पर उस पर बोझ पड़ जाता है, वाटर पे रिसोर्सेस, अभी खाने को आटा नहीं मिल डेफिनेटली। रहा है फिर। सो हाँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जॉब क्रिएशन ना, मैं हाउ विल, अगर हम्म। आप अभी जो तो पॉपुलेशन है 200 का, उसके लिए जॉब्स नहीं क्रिएट कर तो सक रहे हो, तो यही 500 के लिए इसीलिए क्या जॉब करें। आपसे, इसीलिए सर मैं कह रही हूँ कि अगर इंडिया में इस वक्त लोगों के पास जॉब नहीं है तो उसमें गवर्नमेंट की तो गलती नहीं है। उसमें तो यही बात है कि अगर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करेगी। तो लेकिन इंडिया इज एन अगर हम एक्सपोर्टर ऑफ जी। डायस्पोरा ना। एक हम्म। जॉब्स बाहर मिल जा रहे हैं इनको, अमेरिका को भेज रहे हैं हर साल 1-1.5 लाख इंजीनियर्स, यूरोप को भेज रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तकरीबन 1 करोड़ इंडियंस काम करते हैं, सो देयर इज अ, मैं बोल रहा हूँ कितना फिगर है, 8.5 मिलियन लोग काम करते हैं इन द मिडल ईस्ट, खासतौर से गल्फ कंट्रीज वगैरह में। सो बहुत सारे इंडियंस आर वर्किंग ओवरसीज। अब वो ईस्ट हम्म। भी जा रहे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में भी इंडियंस काम कर रहे हैं। सो राइट नाउ बिकॉज देयर नॉट दैट मेनी जॉब्स एट होम, दे आर आल्सो गोइंग अब्रॉड। हम्म। और अगर दूसरे ओवरसीज कंट्रीज के पॉपुलेशन डिक्लाइन जिस तरह से हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज का, अगर वो होते रहा, सो देन यू विल सी दैट दे विल कंटिन्यू टू नीड माइग्रेशन। मुझे हम्म। लगता है कि अगर ये, हम लोग तो शायद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर 50 साल के बाद या 100 साल के बाद इस तरह का हम फिर शो करें तो द डेमोग्राफिक्स ऑफ द वर्ल्ड बी सो डिफरेंट कि हद ही नहीं, मतलब इट बी सर बस। हमें देखेगा कौन 100 साल के बाद? विल कम टू सी अस। आई नहीं, डोंट 100 साल के बाद नो। साइंस इतनी बदल जाएगी कि मैं कहता हूँ कि वी कैन गो थ्रू ड्राइव थ्रू के थ्रू, हम जाके कह देंगे भाई आई नीड टू न्यू, जो नए घुटने दे दे मुझे और मुझे एक नई नाक चाहिए, थोड़े बाल भी दे दे ड्राइव थ्रू में ही वो दे देंगे आपको होपफुली साइंस विल डेवलप दैट मच। बट आई एम बिल्कुल ट्राइंग टू सही। से कि द ग्लोबल डेमोग्राफिक विल चेंज बिकॉज ऑफ दिस, हम्म। और बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन दुनिया को बहुत हम्म। बदल रहा है। सो बेसिकली ये देसी और चाइनीज यही डोमिनेट करेंगे सारी दुनिया। बिल्कुल। लेकिन सर और उनकी भी लास्ट तो में अगर हम आबादी कम होने लगी जी। है, चाइनीज की भी आबादी कम होने हम्म। लगी है, तो बेसिकली उनकी इट्स तो गोइंग टू ऑब्वियसली हाँ। बी देसी इज एग्जैक्टली। डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। हम्म। लेकिन सर लास्ट में अगर हम बात करें डॉक्टर जयशंकर की, और उनके जो विजिट्स अभी युगांडा के और जगह के हो रहे हैं, उसको आप किस तरह देख रहे मतलब जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था टू ANI, उसमें उन्होंने एक इंडिया के प्रायोरिटीज, फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज बताए थे कि इंडिया की प्रायोरिटीज, फर्स्ट प्रायोरिटीज नेबरहुड, उसके बाद एक्सटेंडेड हैं? नेबरहुड जिसमें सेंट्रल एशिया आ जाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी साउथ एशिया, सेकंड प्रायोरिटी सेंट्रल एशिया। उन्होंने थर्ड प्रायोरिटी में कहा कि बेसिकली मैनेजिंग द
वर्ल्ड पावर्स को बैलेंस करना, जैसे अमेरिका है, चाइना है, रीजनल पावर्स। और फाइनली उन्होंने कहा था कि अफ्रीका इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन द ग्लोबल साउथ। तो इंडिया इज इन्वेस्टिंग अ लॉट इन अफ्रीका, इंडिया इज कम्पीटिंग अ लॉट विथ चाइना। चाइना पैसे खर्च कर रहा है, इंडिया गुडविल डेवलप कर रहा है, इंडिया उनकी मदद कर रहा है अफ्रीका की। सो बेसिकली मैं जिस तरह से देखता हूँ कि चाइना बन रहा है उनका बैंकर और इंडिया बन रहा है उनका एम्बेसडर। सो इंडिया विल बिकम द एम्बेसडर ऑफ अफ्रीका। So that is India's policy of becoming the voice of the global south, जो कहते हैं। सही। लेकिन सर अब एक जाते थे ये जरूर आपसे पूछूंगी कि आपको लग रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो इस वक्त है उसमें डॉक्टर जयशंकर का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि हमेशा से यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ी तारीफ होती रही है फॉरेन मिनिस्टर की इंडियन। देखिए ही इज अ वेरी, क्या बोलना चाहिए, कॉन्ज्यूमेट प्रोफेशनल है ना, 40 साल से ये काम कर रहे हैं। ही नोज द इन्स एंड आउट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ही नोज इन्स एंड आउट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। वो कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज में सर्व कर चुके हैं, चाइना में भी थे, जापान में भी थे, एंड ही हैज सर्व्ड एज फॉरेन सेक्रेटरी भी कर चुके हैं। सो ही नोज हिज जॉब, सो ही इज अ डोमेन एक्सपर्ट, जो कहते हैं ना, ही इज अ डोमेन एक्सपर्ट। और उस पर अब ही नाउ हैज पावर, सो ही इज एबल टू इम्प्लीमेंट हिज विजन। जो 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 पहले ब्यूरोक्रेट्स के पास आइडियाज होते हैं बट पावर नहीं होता है टू फुल्ली इम्प्लीमेंट इट, इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। सो ही इज बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको ट्रस्ट भी करते हैं और उनकी सुनते भी हैं ऑन मेनी issues. So I think he is probably one of the most influential Indian foreign ministers, not just on the global stage kar raha hu, lekin India maybe he is one of the most influential foreign ministers, external affairs ministers. So uske wajah se I think his stature is very high. इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर वो 2024 में लोकसभा की सीट के लिए लड़ते हैं कहीं से। I would love to see कि क्या होगा। I'm just curious from an academic point of view। अभी वो राज्यसभा के मेंबर है। राज्यसभा is बहुत आसान है जीतना if your party is supporting you and if your party is in power। हाँ, लेकिन लोकसभा is a different thing। आपको मतलब there are safe constituencies, मतलब गुजरात से अगर वो लड़े तो he'll probably win easily। मतलब there are so many state बीजेपी के बहुत safe constituencies हैं, but still it is very different। लेकिन पिछले एक आध साल में you can see he's also venturing into domestic politics। पहले नहीं जाते थे वो, लेकिन अब वो you can see that he's playing to the domestic audience, and so he's becoming slowly a politician also, but otherwise he was always a professional, foreign policy professional। उस वक्त से भी उनकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी इज्जत है। पोम्पेयो ने अपनी किताब में बहुत तारीफें लिखी जयशंकर की, और दूसरे भी उनके जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड्स इज टोनी ब्लेयर। सो पीपल इन द इंटरनेशनल अरीना में दे आल्सो आर वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ जयशंकर। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू जी। थैंक यू। सुनने वालों को फिर से मेरा सलाम। थैंक यू सर।